गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपन बात कर रहे थे जेनेटिक्स। अब इस थोड़ा से पार्ट को अपन पुनः रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था? तो जेनेटिक्स का अर्थ था बेटा वे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को अपन ने कहा था आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना कहलाता है इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के साथ साथ संतति में क्या उत्पन्न होती है बेटा? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशन उत्पन्न होती है। आनुवंशिक लक्षणों की इनहेरिटेंस वह संतति में उत्पन्न होने वाली वेरिएशन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया था, जबकि जेनेटिक्स की स्थापना सन 1900 में हुई थी। जेनेटिक्स से संबंधित जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी बेटा किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पादपों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर ही आधुनिक जो जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स है, इस मॉडर्न जेनेटिक्स की क्या हुई थी बेटा? स्थापना हुई। जेनेटिक्स में आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति कैसी होती है, इससे संबंधित अपन ने कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़े थे, लेकिन इन टर्म्स का उत्पन्न होने का कारण क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पादप पर किए गए या उद्यान मटर के पादप पर किए गए अपने स्वयं के प्रयोग। अब ये समझ कैसे आए, कहां से आए? तो उससे पहले अपन पढ़ते बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को मोराविया जो चेकोस्लोवाकिया देश में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 मोराविया चेकोस्लोवाकिया देश में। जो परिवार में माली परिवार से बिलोंग करता था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। उसके पश्चात दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात ग्रेगर जॉन मेंडल 1843 में चले गए थे बेटा ऑस्ट्रिया के
ब्रूनो शहर में, जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर के चर्च में पादरी का कार्य किया। फिर उसके पश्चात ग्रेगर ने विवाना विश्वविद्यालय में नेचुरल साइंस व गणित का अध्ययन करके, सांख्यिकी का अध्ययन करके वापिस कहां आ गए थे? ब्रूनो शहर। ब्रूनो शहर के चर्च में पादरी के पद पर कार्य करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने 1857 से लेकर 1865 तक उद्यान मंडल पर आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति से संबंधित अनेक प्रयोग किए थे। इन प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर मेंडल ने वंशानुगति इकाइयों की अवधारणा प्रस्तुत की। इस अवधारणा के अनुसार जब कोई लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो दोनों जनकों से आनुवंशिक इकाई समान मात्रा में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जिसके फलस्वरूप लक्षणों का नियंत्रण होता है। उसके पश्चात ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के जो निष्कर्ष निकले थे, उन प्रयोग के निष्कर्ष को ब्रूड सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सम्मुख प्रस्तुत किए। इस सोसाइटी की उस समय प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका में जो मेंडल के निष्कर्ष थे, वो निष्कर्ष पादपों में संकरण के प्रयोग के नाम से 1866 में प्रकाशन या प्रकाशित हुए। लेकिन उस समय दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक थे, उन सब वैज्ञानिकों का ध्यान मेंडल के समकालीन वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की खोज, कौन सी खोज बिना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पर ध्यान आकर्षित था, जिसके कारण मेंडल के प्रयोगों का जो प्रकाशन हुआ था, उस प्रकाशन पर किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण मेंडल को अपने प्रयोगों की सफलता नहीं मिली। क्या कह रहे हैं अपन? ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1800
अराउंड से 1865 तक चरस के अंदर उद्यान पटल पर वसानुगति से संबंधित अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने वसानुगति इकाइयों की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार संतति में दोनों जनकों से अर्थात नर व मादा से समान इकाई स्थानांतरित होती है, जो संतति में लक्षणों का नियंत्रण व निर्धारण करती है। उसके पश्चात 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो प्रयोगों के निष्कर्ष निकले थे, उन प्रयोगों के निष्कर्ष को ऑस्ट्रिया के डूम शहर की सोसाइटी, एक संस्था है जिसका नाम है डूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, के समूह प्रस्तुत किए थे। इस सोसाइटी ने मेंडल के जो निष्कर्ष थे, इन निष्कर्षों को पादपों में संकरण के प्रयोग के नाम से 1866 में प्रकाशित किया। लेकिन उस समय जितने भी साइंटिस्ट थे, उन सब साइंटिस्ट का ध्यान चार्ल्स डार्विन पर था, क्योंकि चार्ल्स डार्विन किसकी खोज कर रहे थे? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित खोज कर रहे थे, जिसके कारण मेंडल के प्रयोगों को किसी साइंटिस्ट ने ध्यान नहीं दिया और उसके कारण मेंडल अपने प्रयोग में असफल हो गए। उसके पश्चात 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। मेंडल की मृत्यु के पश्चात सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज 3 वैज्ञानिक हुगो डीब्रिज, कार्ल लोरेंत्ज व शेरनक नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब हुगो डीब्रिज, कार्ल लोरेंत्ज व शेरनक वैज्ञानिक के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे वो मेंडल के प्रयोग के समान थे। तब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई और मेंडल को मृत्यु के पश्चात सन 1900 में अपने प्रयोग के आधार पर क्या मिली थी? सफलता मिली। अब दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा, एक क्वेश्चन बनता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया? तो उसके कारण क्या थे? तो पहला कारण, मटर का पादप बहुत छोटा पादप होता है, जिसके कारण उसको आसानी से छोटे स्थान पर भी उगाया जा सकता है। दूसरा कारण, मटर के पादप का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, जिसके कारण कुछ ही समय में अनेक लक्षणों की वंशानुगति का अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा, मटर का पादप द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी भी इस प्रकार का पुष्प होता है कि उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है, जिसके कारण शुद्ध वंशक्रम अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है।
नंबर 4, मटर के पादप में आसानी से विभूषण द्वारा परपरागण भी कराया जा सकता है। विभूषण क्या है बेटा? तो ये अपने पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एक अवस्था में चिमटी की सहायता से स्टेपन को क्या कर देना बेटा? रिमूव कर देना, तथा उसके पश्चात जो पोलिनेशन अपन पोलिनेशन में यूज लेना चाहते हैं उन पोलिनेशन को स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देना क्या कहलाता है? विभूषण कहलाता है। जिसके कारण प्रोसेस कौन सी हो जाती है बेटा? परपरागण की प्रोसेस हो जाती है। तो मटर के पादप में आसानी से विभूषण द्वारा परपरागण कराया जा सकता है। पांचवा चयन करने का कारण क्या था? मटर के पादप में पर्याप्त मात्रा में विप्यासी स्वरूप पाए जाते हैं। अब मेंडल ने मटर के पादप में 34 जोड़ी विप्यासी स्वरूपों का उपयोग किया था, जिनमें से अपने प्रयोग के लिए केवल कितनी जोड़ी बेटा? 7 जोड़ी विप्यासी स्वरूप वाले लक्षणों का ही अपने प्रयोग की वंशानुगति के लिए उपयोग में लिया था। अब वो 7 जोड़ी कई बार नीट के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मटर ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी कौन से विप्यासी स्वरूप का चयन किया था? तो इनको याद रखने के लिए फॉर्मूला है, साथ में ध्यान से रखना बेटा। पहला है क्रम, फिर दूसरा है बेटा लक्षण, तीसरा है प्रभावी स्वरूप और चौथा है अप्रभावी स्वरूप। अब लक्षण क्रम से क्या है? एक पहला लक्षण हमने कौन सा चुना था बेटा? तो लक्षण था पादप की लंबाई। प्रभावी स्वरूप कौन सा था? लंबापन। अप्रभावी स्वरूप कौन सा था बेटा? बौनापन। दूसरा क्राइटेरिया उसने लिया था बेटा पुष्टि स्थिति, कक्षीय और अप्रभावी स्वरूप था शीर्ष। कक्षीय का अर्थ क्या था और शीर्ष का अर्थ क्या था? तब अपन कहते हैं पुष्प रूपांतरित प्रोब। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही। अब ये पादप है, ये इस पर लीन लगी है, ये हो गया कक्षतलिका, ये हो गया शीर्षतलिका, अर्थात ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फ्लोर का अपना निर्माण करता है, तो वो फ्लोर करता है कौन सा पुष्प? कक्षीय पुष्प। और यदि शीर्ष बाहर का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रूपांतरित होकर यदि फ्लोर का निर्माण करता है तो उसे अपन कौन सा पुष्प कहते हैं? शीर्ष पुष्प। तीसरा था पुष्प की स्थिति, सॉरी पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद। फिर उसके पश्चात चौथा पॉइंट लिया था फली का रंग हरा रंग प्रभावी था और पीला रंग मीटर में अप्रभावी है। पांचवा क्राइटेरिया था फली का
आकार, फुली हुई फली, और अप्रभावी भाग, चपटी फली, छठा ग्रेड प्रकार का बीज की आकृति, गोल बीज, प्रभावी स्वरूप था और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण था। सातवां बीज का रंग, बीज पत्र का रंग पीला प्रभावी, जबकि हरा अप्रभावी। अब कुछ बुक्स में, अपनी बुक में भी जो गलत दे रखा है, पुष्प का रंग के स्थान पर बीज कवच का रंग दे रखा है, जो गलत है बेटा। ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने अपनी वंशानुगति के लिए या मटर में के पादप में वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए अपने प्रयोग के लिए उपयोग में लिए थे। फिर अगला पॉइंट आता है बेटा मेंडल की के वंशानुगति के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे, इन निष्कर्ष को मेंडल की वंशानुगति के नियम कहते हैं। मेंडल ने मटर के पादप पर जो प्रयोग किए थे, इन प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकले थे, इन निष्कर्ष को मेंडल की वंशानुगति के नियम या दूसरा नाम देगा मेंडलवाद। अब इसके पश्चात मेंडल ने मटर के पादप पर प्रयोग करने के पश्चात वंशानुगति से संबंधित मूल रूप से कितने नियम प्रस्तुत किए थे बेटा? 3 नियम प्रस्तुत किए थे। नंबर फर्स्ट, प्रभाविता का नियम। नंबर 2, बीज संयोजन का नियम। नंबर 3, स्वतंत्र और व्यवहार का नियम। अब ये नियम पढ़ने से पहले अपन ने मेंडल से संबंधित या वंशानुगति से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज किया था, जो निम्न है, जिसमें सबसे पहला आया था आपके पास जीन या ओब्लिगेट कार्य। मेंडल जीन किसे कहते हैं बेटा? तो गुणसूत्रीय डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन सिंथेसिस करके लक्षणों की वंशानुगति व अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? जीन या कारक कहते हैं। दूसरा शब्द है बेटा युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी से पहले मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर वंशानुगति की इकाइयों की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार मेंडल ने क्या कहा था कि प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति का नियंत्रण करने के लिए एक जीन युग्म या कारक का एक युग्म या जोड़ा भाग लेता है। एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप आपस में क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। इन युग्म विकल्पी में से एक युग्म विकल्पी आता है कहां से? नर से, और एक आता है कहां से? मादा से। और एक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म विकल्पी द्वारा होने के कारण एक ही लक्षण के कितने स्वरूप बन जाते हैं? 2 स्वरूप।
दोनों स्वरूप एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसे स्वरूपों को आपस में अपन क्या कहते हैं, विपरीत स्वरूप। फिर इसके पश्चात तीसरा शब्द आपके पास आया था बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी का क्या था बेटा, यदि किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दो से अधिक स्वरूप पाते हैं तो ऐसे जीन के स्वरूप को आपस में क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। और बहुयुग्म विकल्पी द्वारा किसी लक्षण की यदि वंशानुगति होती है तो उस लक्षण की वंशानुगति में उस लक्षण के दो से क्या बनते हैं, अधिक स्वरूप बनते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप वाला उदाहरण हो जाएगा। फिर इसके पश्चात आया था संयुग्मजी। संयुग्मजी का क्या था, किसी लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप समान हो तो उसे क्या कहते हैं, संयुग्मजी। समान होने का मतलब क्या है, जब लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप के कार्य क्या हो, समान हो तो संयुग्मजी। चाहे नाइट्रोजन बेस का क्रम डिफरेंट हो सकता है लेकिन कार्य दोनों का क्या हो, समान हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, संयुग्मजी। फिर आता है कौन सा, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का क्या था, किसी लक्षण को नियंत्रण करने वाले दोनों जीन या जीन के दोनों स्वरूप आपस में क्या हो, असमान हो, अर्थात दोनों के अलग अलग कार्य हो तो इस कंडीशन क्या कहते हैं, विषम युग्मजी। फिर इसके पश्चात आता है समझ बेटा कौन सा अपने पास, जनक। जनक का क्या था, जिसमें F1 पीढ़ी के लिए क्रॉस कराते हैं उसे क्या कहते हैं, जनक। फिर आएगा F1 पीढ़ी का क्या था, विपरीत स्वरूप वाले जनकों के बीच समयुग्मजी विपरीत स्वरूप वाले जनकों के बीच क्रॉस कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। फिर समझ आया था आपका F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी किसे कहा था, F1 का F1 के साथ क्रॉस कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी। फिर इसके पश्चात आया था आपका प्रभावी स्वरूप और अगला शब्द आया था अप्रभावी स्वरूप। प्रभावी स्वरूप क्या था, किस विपरीत स्वरूप वाले जनकों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कौन सी कंडीशन प्राप्त होती है, विषम युग्मज अवस्था प्राप्त होती है। विषम युग्मजी अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में दोनों स्वरूप की जीन उपस्थित होने के बावजूद भी एक स्वरूप अपने आप को प्रकट करता है और दूसरा स्वरूप अपने आप को प्रकट नहीं करता है। जो स्वरूप अपने आप को प्रकट करता है उसे प्रभावी स्वरूप और जो प्रकट नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी स्वरूप। प्रभावी स्वरूप को अंग्रेजी में कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाते हैं, अप्रभावी स्वरूप को अंग्रेजी में स्मॉल लेटर द्वारा दर्शाते हैं। फिर इसके पश्चात आपके पास आया था लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का क्या था, लक्षण प्रारूप का अर्थ था किसी संतति के बाह्य लक्षणों की अभिव्यक्ति का अध्ययन करना ही या किसी संतति के केवल बाह्य लक्षणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप। अगला शब्द आया था जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का क्या था, जब किसी संतति के बाह्य लक्षणों के साथ साथ उसके जीनों के संगठन का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जीन प्रारूप। फिर इसके पश्चात शब्द आ गया था आपके पास संकरण। संकरण का क्या था, विपरीत स्वरूप वाले जनकों के बीच क्या कराना, क्रॉस कराना क्या कहलाता है, संकरण। संकरण को पुनः कई प्रकार से विभाजित किया था जिसमें पहला शब्द आया था आपके पास एकल संकरण। एकल संकरण का क्या था, एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए विपरीत स्वरूप वाले जनकों के बीच जो क्रॉस कराया जाता है उस क्रॉस को क्या कहते हैं, एकल संकरण कहते हैं। फिर इसके पश्चात शब्द आया था आपके पास द्विसंकरण। द्विसंकरण का क्या था, दो जोड़ी लक्षणों की वंशानुगति का दो लक्षणों की वंशानुगति का या दो जोड़ी विपरीत स्वरूप वाले जनकों के बीच जो क्रॉस कराया जाता है तो उस संकरण क्या कहते हैं, द्विसंकरण। फिर इसके पश्चात आ गया आपके पास है त्रिसंकरण। त्रिसंकरण का क्या था, तीन लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन करने के लिए जो क्रॉस कराते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिसंकरण। और फिर हो जाएगा बहुसंकरण। बहुसंकरण का क्या था, तीन से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए जो क्रॉस कराया जाता है उसे बहुसंकरण। फिर इसके पश्चात आपके पास एक क्रॉस आया था बैकक्रॉस। बैकक्रॉस का क्या था, तो F1 पीढ़ी का प्रभावी या प्रभावी जनक के साथ जो क्रॉस कराते हैं उस क्रॉस को क्या कहते हैं, बैकक्रॉस कहते हैं। बैकक्रॉस को पूरे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास आया था कौन सा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का क्या था, F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ जो क्रॉस कराया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं और जब F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। ये सब अपन ने कल पढ़ाए थे और इन सब के बिना जेनेटिक्स पूरी नहीं हो सकती है। अब मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे इन निष्कर्ष को मेंडल के नियम कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर कितने निष्कर्ष निकाले थे बेटा,
तीन निष्कर्ष निकाले थे या तीन नियम प्रस्तुत किए थे, जिसमें पहला नियम कौन सा बेटा? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है बेटा? जब तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, मेंडल का ये नियम किस पर आधारित है बेटा? एकल संकरण पर आधारित है। मेंडल का ये नियम किस पर आधारित है बेटा? एकल संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विप्रासी स्वरूप वाले जनकों के बीच, जब एक जोड़ी विप्रासी स्वरूप वाले जनकों के बीच क्रॉस रहता है तो विषम युग्मजी F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इस F1 पीढ़ी में दोनों स्वरूप के जीन उपस्थित होने के बावजूद भी केवल एक स्वरूप अपने आप को प्रकट करता है तथा दूसरा स्वरूप अपने आप को प्रकट नहीं करता है। इस घटना को कहते हैं प्रभाविता का नियम, और जो स्वरूप अपने आप को प्रकट करता है उसे प्रभावी तथा जो अपने आप को प्रकट नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी स्वरूप। जैसे मेंडल ने समयुग्मजी लंबे पादप का समयुग्मजी बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया तो समयुग्मजी लंबा, अब लंबा प्रभावी था और बोना क्या बेटा? अप्रभावी। दोनों समयुग्मजी हैं तो लंबे के लिए क्या हो गया बेटा? कैपिटल टी के लिए कैपिटल टी, और बोने के लिए क्या हो गया? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये आपके पास क्या बन गए बेटा? F1 के लिए क्या बन गए? जनक। क्या बन गए? जनक। इन जनकों से आपको क्या बनाना है? पहले वही अर्धसूत्री विभाजन बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा? युग्मक। युग्मक में जीन से क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाते हैं, तो यहाँ कॉमन जीन में से क्या बनेंगे जीन? कैपिटल टी, उसमें क्या बनेगा? स्मॉल टी। ये हो गया आपके पास ना युग्मक का गेम। अब इसमें गेम दोनों में नर और मादा दोनों में समान है तो कॉमन ले लो कैपिटल टी, और इसमें क्या लेगा बेटा? स्मॉल टी। इनका आपस में क्या करा दो? क्रॉस। तो क्या आ गया? F1 पीढ़ी समयुग्मजी है या विषम युग्मजी? तो इसमें अगर अपन लक्षण प्रारूप देखें तो लक्षण प्रारूप क्या हुआ बेटा? तो ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा? प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होगा बेटा? लंबा लक्षण उत्पन्न होगा। इसलिए लंबापन क्या हो जाएगा? प्रभावी। और इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। बाकी दो नियम अपन कल करते हैं। थैंक्स।